ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने अपने जो बुक है उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी करनी है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपके वाइवा और ऑस्पी के मिक्स करके मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं मैं, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले तो आपका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो है ना, ये आप कह लो कि ये ABC है आपकी केमिकल पैथोलॉजी की। तो ये चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है और ऑस्पी में भी आपसे जो है वो आपसे कहा जा सकता है कि ड्रॉ करें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है। तो या फिर इसमें इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपने जो है एक पेशेंट के ये टेस्ट करने हैं, उसमें सारे नहीं कहा जाएगा, उसमें कोई तीन चार कहा जाएगा, तो फिर आप पहले कौन सी वायल में लोगे फिर कौन सी वायल में लोगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, अगर आपने पहले पेशेंट का पीटी एक पेशेंट का पीटी करना है, ग्लूकोज करना है, ब्लड कल्चर करना है और उसके जो है वो ABGs करने हैं, तो आप किस ऑर्डर में जो है वो उसका ब्लड वायल्स में डालोगे। तो फिर आप इन चार टेस्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको बताओगे, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, मुझे कोई बताएगा? हाँ जी, मरियम शौकत, आप बताएं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ड्रॉ? मैम सबसे पहले कल्चर में लेते हैं। फिर हम्म। हमारे पास रेड वाइल में लेते हैं, ब्लू वाइल में लेते हैं जो कि हमारे पास पीटी के लिए। आपकी आवाज कट गई है। ग्रे वाइल में। ब्लू वाइल के बाद आपने क्या कहा? पर्पल वाइल। ओके, नेक्स्ट। और फिर ग्रे। बस वाइल्स खत्म? सॉरी मैम, मुझे बस इतनी याद आ रही है। ओके, आपने इसको पढ़ना है, आपके इसमें जो है ना वो नहीं, आपका ये ऑर्डर जो है ना ये खराब हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना है लाजमी और लिख लिख के याद करना है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। सब ब्लड कल्चर में लेने के बाद आप लोगों ने ब्लू वाइल में लेना होता है, देन रेड वाइल में लेना होता है, देन फिर आपके पास येलो वाइल आती है। अगर लिखने के लिए आए तो कोशिश करनी है कि इसका जो प्रॉपर नाम है वाइल्स का वो लिखें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रेड ब्लू येलो वाइल, ठीक है। लाइक येलो को सीरम सेपरेशन ट्यूब कहते हैं, रेड को क्लॉट एक्टिवेटर वाइल कहते हैं, ठीक है। ब्लू को सोडियम सिट्रेट वाइल कहते हैं। तो ये वाले नाम आपने इसके लिखने हैं और आप सबने इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट इज वेस्ट गार्ड रूल्स। वेस्ट गार्ड रूल्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से होते हैं, कौन सी टाइप्स के होते हैं। ये सवाल नेक्स्ट आ रहे हैं, इससे यहाँ पे मैं अभी इसको मजीद डिस्कस नहीं कर रही। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी परफॉर्म करेक्टेड कैल्शियम। हाँ जी अब्दुल्ला, क्या लगता है हम करेक्टेड कैल्शियम क्यों परफॉर्म करते हैं? मैम हमारे पास हिमोलाइसिस वगैरह की वजह से कैल्शियम की वो वैल्यू, जब हम ब्लड सैंपल देते हैं तब वो कैल्शियम की वैल्यू हमारे से डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से कैल्शियम होता है। अच्छा, सो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि आपके जो कैल्शियम होता है वो जो है ना मेनली प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। आपके एल्ब्यूमिन लेवल्स की वजह से मोस्ट स्पेसिफिकली वो ना वेरी करता है, ठीक है। तो अगर आपके एल्ब्यूमिन लेवल्स ज्यादा हो रहे हैं, कैल्शियम उसके साथ बाइंड होके वो कैल्शियम फिर उस तरह से जो है ना वो आपका चेंज आता है। तो एल्ब्यूमिन के साथ कैल्शियम मेनली बाउंड होता है, ठीक है। तो अगर आपके एल्ब्यूमिन लेवल्स हाई हैं तो आपका कैल्शियम का रिजल्ट भी बहुत हाई आ सकता है। इस वजह से आपने अपना जो आपका करेक्टेड कैल्शियम है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उसमें से एल्ब्यूमिन के जो है ना उसको आपको प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया भी था क्लास में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो आपने उसको जो है वो देख लेना है कि करेक्टेड कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, और इस वजह से हम एल्ब्यूमिन जो लेवल्स होते हैं वो उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सिर्फ वही कैल्शियम आए जो हम मेजर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक मेन जो है ना वो रीजन है। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल और स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल जो है उस जो है काफी सारे उसके जो है वो डिफरेंसेस हैं। जैसे कि कंट्रोल की प्रॉपर एक रेंज होती है, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जबकि स्टैंडर्ड की जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड जो है वो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंट्रोल है वो हम उसकी वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं कि हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं
हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वैलिडेशन में यूज होते हैं। एक ये चीज के ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपने लाजमी बोलने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो लेमैन लैंग्वेज में सुना देते हैं, उसका इम्पैक्ट और होता है। और जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, वो की वर्ड्स होते हैं, वो बोलने का इम्पैक्ट और होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला, स्टैंडर्ड इज यूज टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इज यूज टू वैलिडेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कैलिब्रेट और वैलिडेट इस तरह की टर्म्स आपने लाजमी यूज करनी है। अच्छा, अगर आपने जो है वो गलती से सीरम सेपरेशन ट्यूब वाला सैंपल ईडीटीए वायल में डाल दिया है, तो कौन कौन से एनालाइट्स अफेक्ट होंगे? हाँ जी, आमना अरूज, आप बताएं कौन से एनालाइट्स अफेक्ट होंगे? बेटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी जो है वो टाइम ना वेस्ट हो। हाँ जी अमरीहा, आप बताएं। मैम, कैल्शियम इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर इरिटिया ऑयल के अंदर डाल देंगे तो कैल्शियम जो है वो कोagulation में रोल प्ले करता है, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा और कैल्शियम की वैल्यू हमें कम मिलेगी। उसके अलावा पोटाशियम इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इरिटिया ऑयल के अंदर जब आरबीसीज की क्लोटिंग होगी या उनकी हिमोलाइसिस होगी, तो जो पोटाशियम है वो आरबीसीज के अंदर से रिलीज होता है, उसकी वजह से आपको पोटाशियम जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो क्या हमें सिर्फ हम आरएफटीज एलएफटीज कर सकते हैं ईडीटीए वायल में? हाँ जी अमरीहा। नो मैम, उनको भी सीरम ऑयल में ही प्रेफर किया जाता है करने के लिए। ठीक है, प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर आपके मल्टीपल टेस्ट हैं तो आप उसमें ही करो, लेकिन अगर आप ईडीटीए वायल आपके पास नहीं है, आप ईडीटीए वायल में एलएफटीज आरएफटीज लिपिड्स वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। जो अफेक्ट होती है वो एनालाइट्स आपने खुद बता दी हैं, जैसे कैल्शियम आपका लो आएगा, पोटेशियम आपका हाई आता है, ठीक है, मैग्नीशियम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है ना वो आपके खराब आते हैं। इसके अलावा एएलपी जो है, जैसे एलएफटीज में आता है, एएलपी आपका काफ़ी लो आता है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो आपने नहीं इसमें परफॉर्म कर सकते आप। बाकी अगर आप के पास नहीं है वो वाइल, तो आप जो चीज़ें अफेक्ट नहीं हो रही वो आप फिर फॉर द टाइम बिंग उसमें प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ईडीटीए में, अच्छा, केमिस्ट्री के सारे टेस्ट जो हैं वो सीरम सेपरेशन ट्यूब में परफॉर्म होते हैं, ईडीटीए में कौन सा एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो परफॉर्म होता है? हाँ जी अरीबा फातिमा। हाँ जी अरीबा, कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है ईडीटीए वाइल में? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, क्यों HbA1c क्यों हम इसमें करते हैं, वो क्यों नहीं अफेक्ट होता? मैम, क्योंकि हमें इसमें रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसमें जो है ना वोट दे सकते हैं ईडीटी ठीक है, वाले हम, में। ओके, ठीक हो गया, हमें उसमें जो है वो आरबीसीज चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मेजर करनी होती है, ठीक है। और सीरम सेपरेशन ट्यूब में आरबीसीज नीचे चले जाते हैं, बीच में जेल होती है और ऊपर सिर्फ सीरम होता है, तो उसमें ये टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सकता ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का, ठीक है, तो इस वजह से हम इरिटिया वाल यूज करते हैं। अच्छा, प्रोफिशेंसी टेस्टिंग क्या होती है? अरूबा आप बताएं, प्रोफिशेंसी टेस्टिंग क्या होती है? मैम, नहीं याद मुझे। अच्छा, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? मैम, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल ये होता है कि जो हम एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, उसको हम अपने जो ओवरऑल स्टैंडर्ड होता है ना, उसको हम अपने लेबोरेटरी के जो हमारी लेबोरेटरी में काम हो रहा है उससे हम करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो एक सिस्टम है उसका, लाइक अगर मैंने ये चेक करना है कि मेरे हॉस्पिटल की लैब के रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड होगा जिससे मैं ये अच्छा, चेक करूंगी, उस स्टैंडर्ड के तहत मेरी। ओके, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होगा। ठीक है, एक तो ये कि अगर आपने अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करना है, जैसे हमने बात की, तो आप क्वालिटी कंट्रोल रन करेंगे। ठीक है, और इसको हम, अगर आप अपनी लैब से, मतलब आपने किसी कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल मंगवाया हुआ है, आप वही रन करते हो, देन अपने टेस्ट रन करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जो सिर्फ आपकी लैब के रिजल्ट्स की हद तक होता है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल ये होता है जो आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आपको भेजती हैं सैंपल्स। ठीक है, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आपने वो उसी तरह से परफॉर्म करना होता है जैसे आप अपने टेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है, और वही टेक्नोलॉजिस्ट उसे परफॉर्म करेंगे जो रूटीन के टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपके रिजल्ट्स वापस उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और वो वैलिडेट करते हैं कि क्या आपके टेस्टिंग सिस्टम में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो जो है वो रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। एज द नेम इंडिकेट्स कि एक्सटर्नल यानी बाहर से आपको कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है, और यहीं से ही हम प्रोफिशेंसी टेस्टिंग का जो है ना वो देखते हैं, यानी कि आपकी लैब की प्रोफिशेंसी यानी काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये प्रॉपर एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस होता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का भी डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नोट कर लें। तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग है वो प्रॉपर एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस होता है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो आपको डिफरेंट जो है ना आपके टेस्टिंग सैंपल्स भेजती हैं और आप उनको परफॉर्म करते हो। ठीक है, इससे जो है ना फिर आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिलती हैं, उनका हम आगे जिक्र करेंगे अभी, कि आपकी लैब जो है उसके टेस्ट रिजल्ट्स कितने रिलायबल हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। अच्छा जी, एक टर्म लैब में बहुत कॉमनली यूज होती है कॉल्ड स्टैट। मैम, हाँ जी। तो मैम ये चीज़ किस में आएगी कि अगर मुझे अपनी लैब की सही वर्किंग देखनी है तो मैं बाकी जो एक स्टैंडर्ड लैब है उससे कंपेयर करूंगी। बेसिकली अगर ये है कि आप जो डेली बेसिस पे कंट्रोल रन करते हो दैट कम्स अंडर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, और जो आपको बाहर से सैंपल भेजे जाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बेसिकली जो है ना वो दो टर्म्स हैं। एक्सटर्नल जो है उसके आपको रिजल्ट्स वगैरह नहीं पता होते। ठीक है, कि क्या रिजल्ट है, वो जस्ट आपने उसी तरह रूटीन में परफॉर्म करके तो अपने रिजल्ट्स भेजने होते हैं, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल टेल यू इफ इट इज रिलायबल और नॉट। तो ये दो चीजें आती हैं इसमें। और हाँ, जो और मैम एक्सटर्नल, जो कैलिब्रेशंस। जो आप डिफरेंट लैब से कंपेयर होते हैं आपके रिजल्ट्स, वो भी एक्सटर्नल के अंडर ही आएगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो डिफरेंट लैब्स को भेजती हैं। ठीक है, तो आप उसमें फिर पार्ट लेते हो, तो फिर वो फाइनल एक रिजल्ट आपको बना के भेजती हैं कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो मतलब उस पूरे ग्रुप से किस तरह से जो है वो वेरी करी हैं, किस तरह से चेंज करी हैं। तो वो सारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आता है। और जो कैलिब्रेशन मैम है वो ये है कि कैलिब्रेशन। आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होता है। ठीक है, कि लाइक अगर आपकी कोई कंडीशंस चेंज हुई है, फॉर एग्जांपल आपने रिएजेंट लॉट चेंज की है। ठीक है, किसी और कंपनी का रिएजेंट आपने मंगवाया, पहले किसी और का यूज कर रहे थे, या फिर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की कोई सेटिंग चेंज की है। ठीक है, उसकी जो है वो कोई मेंटेनेंस करवाई है, या कोई कंडीशंस चेंज की हैं, तो उस वक्त आप अपने इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से कैलिब्रेट करोगे, मतलब स्टैंडर्ड रन करोगे। ठीक है, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो उस चीज को समझ ले कि इस तरह से मैंने परफॉर्म करना है। तो वो कैलिब्रेशन में आएगा। ठीक है, जब आप डिफरेंट कंडीशंस चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वो करते हो। तो मैम ये डेली तो नहीं ना होता, जब जरूरत पड़ेगी जब ही नहीं, होगा। स्टैंडर्ड डेली नहीं होता, क्वालिटी कंट्रोल डेली रन होता है। ओके। ठीक है, अच्छा जी, सो नेक्स्ट स्टैट का मैं पूछ रही थी। हाँ जी, इज़ा रिजवान, आप मुझे बताएं स्टैट क्या होता है। हाँ जी इज़ा, व्हाट इज स्टैट। मिस रैंक का। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मिस नहीं पता इसके बारे में। ओके, ठीक है। अच्छा, स्टैट जो है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे इमरजेंसी सैंपल्स होते हैं जिनका आपको रिजल्ट अर्जेंटली चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है आपके जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक जो है ना वो स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं स्टैट के सैंपल्स रखने के लिए, शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, लैब में अक्सर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जो भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो लैब में यूज होती हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल ऐसा है जो लैब में डेली वर्क करता है तो उसको ये सारी चीजें उसकी फिंगर टिप्स पे होंगी और वो आपसे पूछेगा।
ठीक है, तो ये मतलब अगर आपने अपना पूरा एक चला दिया है बैच, ठीक है, और तब आपके ये इमरजेंसी सैंपल्स या ऐसे सैंपल्स जो आपने पहले रिजल्ट देना है ये आए हैं, तो आप उन स्टैट की स्लॉट्स पे ये सैंपल्स रखोगे, ठीक है। आपके पूरे बैच से पहले ये वाले जो है ना स्टैट के सैंपल्स रन होंगे। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम सैंपल्स, ठीक है। तो ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लास्ट टाइम भी जब हमने वाइवा लिया था तो मोस्टली इस तरह के सवाल पूछे गए थे। मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं कि HbA1c क्या होती है, ठीक है। जैसे हमने बात की ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होती है, जो हम 3 मंथ्स की बॉडी में कितनी अ, जो है वो शुगर है उसको इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज बेटर देन फास्टिंग एंड रैंडम शुगर प्लाज्मा लेवल्स, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, आपको रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए। फिर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, लो शुगर लेवल्स इन द बॉडी कितने लो, लेस देन 70 मिलीमीटर पर जो है ना पर डेसीलीटर, mg/dL, ठीक है। और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 2 में डिफरेंस क्या होता है, मेन इसका जो कीवर्ड की पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट है, कौन सा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। फिर आपको हर जो है ना वो डिफरेंट जितनी भी आपकी डिजीजेस हैं उनके आपको लैब फाइंडिंग्स पता होने चाहिए। रीनल फेलियर में क्या है, लिवर फेलियर में क्या है, ठीक है, डायबिटीज की क्या फाइंडिंग्स हैं। इस तरह से आपको सबकी फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग द एंडोक्राइनोलॉजी की भी जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके जो RFTs हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, ये कॉमन है बहुत। RFTs में, LFTs में, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं, कार्डियक प्रोफाइल में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। या फिर जनरल अगर सवाल हो कि लैब में कौन कौन से टेस्ट जो है वो कॉमनली पेशेंट्स के आते हैं परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट स्पेसिफिक लिवर एंजाइम्स कौन सा है, ALT है। फिर आपके AVGs में से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उसके कॉजेज वगैरह हो सकते हैं, या फाइंडिंग्स हो सकती हैं, या उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं, जैसे लिवर का अल्फा फेटोप्रोटीन मैंने आप लोगों को बताया। कैल्शियम के हाइपो और हाइपर के कॉजेज हो सकते हैं। रेफरेंस रेंजेस आप लोगों ने एनालाइट्स की लाजमी करके जानी है, जैसे LFTs में जितने भी पैरामीटर्स हैं सॉरी सबके आपको रेफरेंस रेंजेस पता होनी चाहिए। लिपिड्स की रेफरेंस रेंजेस लाजमी पता होनी चाहिए, RFTs की, ठीक है। तो ये जो बेसिक या जो कॉमन टेस्ट है इनके आपको रेफरेंस रेंजेस और यूनिट्स लाजमी पता होने चाहिए। फिर आपको जो एंडो में डिफरेंट डिसीजेस हैं या जो वैसे हैं जैसे कुशिंग्स है, एडिसन्स हैं, इन सबकी लैब फाइंडिंग्स और ये क्या होती है, ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए। फिर कार्डियक मार्कर में जैसे मैंने बताया कि नेम्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। मोस्ट स्पेसिफिक आर ट्रोपोनिन्स, ठीक है, क्योंकि वो अफेक्ट नहीं होते एक तो, और दूसरा ये कि उनकी जो है वो रेंज जो है ना वो अच्छी होती है, ठीक है, कि जल्दी आपको विजिबल हो जाते हैं और लेट जो है ना वो ब्लड से खत्म होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पोरफायरियाज, फिनाइल कीटोनुरिया डिसऑर्डर्स वगैरह। फिर आपकी जो है एरर्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, प्री एनालिटिकल हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, और पोस्ट एनालिटिकल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 5 प्री एनालिटिकल एरर्स मुझे कौन बताएगा, हाँ जी सर नाब आप मुझे बताएं कौन कौन से प्री एनालिटिकल एरर्स होते हैं। प्री एनालिटिकल एरर्स में वो सारे एरर्स आएंगे जो टेस्टिंग से पहले आ सकते हैं, जैसे सैंपल रिसीविंग एरर्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन और वो जो सारा इनिशियल प्रोसेस होता है, या सैंपल रिसीविंग में अगर कोई सैंपल हमने रिजेक्ट करना था उसको रिजेक्ट किए बगैर ही एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे अगर कोई क्लॉटेड सैंपल आया है लेकिन अगर हमें लाइक होल ब्लड चाहिए था, क्लॉटेड सैंपल आ गया, इस तरह से जो है अगर सैंपल रिजेक्ट होना हुआ अ, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो आ जाएंगे। उसके अलावा अगर सैंपल आइडेंटिफिकेशन और मैचिंग में कोई एरर्स आ गए हैं, या उसकी जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है अगर उसमें कोई इश्यूज हैं, तो वो सारे प्री एनालिटिकल एरर्स में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कि ट्रांसपोर्टेशन भी जो है ना उसके एरर्स भी आ सकते हैं कि प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ सैंपल, ये बहुत लेट ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर आपको एक ऐसा सैंपल है जो आपको अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए था बट आप वो जो है वो दोपहर के बाद जाके ले रहे हो, तो रॉन्ग टाइमिंग की वजह से आपका सैंपल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो है ना ये सारी चीज़ें आपके प्री एनालिटिकल एरर्स में आती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया यूनिट्स पता होने चाहिए। ये वाली जो डेफिनेशंस हैं ये आपके
बुक में स्टार्टिंग चैप्टर में मौजूद है, आई गेस चैप्टर नंबर जो है थ्री थ्री में है आई गेस, हाँ। तो लिनियरिटी, डायग्नोस्टिक स्पेसिफिसिटी, डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये सारी कंडीशंस, ये सारी जो टर्म्स आई हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको लैब हैजर्ड्स का पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, केमिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, और आपने उनको हैंडल किस तरह से करना है। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन भी है जो आपके थ्योरी में जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ था थ्योरी में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं लैब हैजर्ड्स। और उसके अलावा मेथड्स की, जैसे मैंने बात की कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारी कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। फिर थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शंस हैं, एड्रीनल ग्लैंड के क्या हैं, ठीक है, ये सारी जो है ना बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रवीन अली, आप मुझे बताएं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। मैम, हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं जो एंटीरियर पाइट्यूटरी के कंट्रोल में हैं, जैसे हमारे एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे गोनेड्स हो गए, हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा पेनक्रियास का भी एक एंडोक्राइन पोर्शन है, वो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन ग्लूकागोन, वो एंडोक्राइन ग्लैंड के एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क होता है। मैम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, ठीक है, और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स सिक्रीट नहीं करते, वो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, और उनमें डक्ट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके जो है वो ब्लड में अपने प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, वो फिर आगे ट्रैवल करके आपके टिश्यूज या डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं जहाँ जहाँ पे उनका फंक्शन होता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ये कि उनका वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं करते, वो अपने टारगेट तक जो है ना वो डायरेक्टली लेकर जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अपने टारगेट के सरफेस पे जाके अपनी सेक्रेशंस रिलीज करते हैं। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। एंडोक्राइन कौन कौन से होते हैं उनका नाम आपको आना चाहिए, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, ठीक है, डिफरेंट गोनैड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना उसमें आती हैं। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, महम आप बताएं। मैम, पिट्यूटरी में उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास FSH, ACTH, LH, GH, प्रोलेक्टिन और ACTH ये रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, सो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और एक्सेस जो है इसको हम क्या कहते हैं। सहर मजीद, आप मुझे बताएं। डिफिशियंसी में से डॉर्फिज्म और एक्सेस में से एक्रोमेगाली आ जाएगी। ठीक है, एक्रोमेगली हम तब कहेंगे जब आफ्टर प्यूबर्टी हमारा इंक्रीज होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होगी उसकी। और अगर बिफोर प्यूबर्टी होगा तो दैट इज कॉल्ड जाइगैंटिज्म, ठीक है। इसी तरह से आपको गोइटर का पता होना चाहिए कि उसमें जो है वो थायराइड हार्मोन एक्सेसिव रिलीज होता है, और जो है ना आपको उसके जो है वो डिफरेंट आगे से सिम्टम्स फील होते हैं। तो ये सारा गोइटर और उसके कॉज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, सो नेक्स्ट ये कि आप लोगों को क्योंकि लैब रिलेटेड भी मैंने कहा कि बातों का पता होना चाहिए, तो डिफरेंट एक्रेडिटेशन और रेगुलेटरी बॉडीज का नॉलेज होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अगर जनरल सवाल आए तो आप उनके सिर्फ नाम बता सकते हो, अगर किसी एक का पूछा जाए तो आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये जो कॉमन है, जो अक्सर जिक्र भी होता रहता है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर वन इज कैप, ठीक है, कैप का तो आइडिया होगा आप लोगों को, सुना भी होगा आपने। कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एक्रेडिटेशन है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने सैंपल्स भेजती है, देन जो लैब इसमें पार्ट लेती है वो उसको परफॉर्म करेगी, अपने रिजल्ट्स उसको देगी अगर तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फिर उसके अलावा ये कि डिफरेंट ऑडिट्स भी होते हैं, आके सारी चीज़ें चेक की जाती हैं।
ठीक है, फिर जो है ना, अगर तो लैब उस स्टैंडर्ड पे रिलाई करती है तो उसको वो एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में चुगताई इस कैप एक्रेडिटेटेड, ठीक है, अब शौकत खानम भी हो गया है, और इसके अलावा आगा खान भी जो है वो कैप एक्रेडिटेटेड है। ठीक है, तो ये आपको कॉमन लैब्स के बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज ही है जो जितना बेसिक नॉलेज आप ले सकें। फिर इसके अलावा एक क्लाया जो है वो एक है रेगुलेटरी बॉडी है, कॉल्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये भी यूएस की है, कैप भी यूएस की ही थी। ये भी डिफरेंट जो है वो रेगुलेशंस बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है कि इस पे रिलाई करोगे तो आपको ये सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। ठीक है, देन जेसीआई है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये भी जो है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स और लैब्स वगैरह को देखती है कि प्रॉपर उन पे जो है ना वो स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करें। अच्छा, लैब का जो एक कह लो कि आप स्टैंडर्ड है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आईएसओ जो है वो लैब के लिए है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप सड़क पे जाते हुए भी हर चीज़ का जो है ना वो एक आईएसओ स्टैंडर्ड होता है। जैसे केबल्स की अगर कोई शॉप है तो उस पे भी आईएसओ का लिखा होगा, तो आपको लैब का पता होना चाहिए कि लैब का जो है ना वो किसके अंडर आता है। तो दिस इज आईएसओ 15189। ठीक है, तो ये याद कर लें, ये आपको पता होना चाहिए। देन एफडीए जो है वो जितनी भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितनी भी फूड कंपनीज हैं या जो इस तरह से टेस्टिंग हो रही है, वो जो आपकी ड्रग्स बनती हैं वो भी एफडीए के अंडर जो है ना वो टेस्ट होके आती हैं। ठीक है, देन ईक्यूए जो मैंने कहा, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट या ईक्यूसीज एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के थ्रू सैंपल्स आते हैं वो इसमें आएगा। इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। कॉल्ड लिम्स क्या होता है, जो आपकी लैब में पूरा एक आप कह लो कि कंप्यूटर सिस्टम चल रहा होता है कि रिसीविंग पॉइंट से लेके आपके टेस्टिंग पॉइंट, देन आपके जो रिपोर्ट पॉइंट तक। ठीक है, वो सारा जो है ना वो लिंक्ड होता है। दिस इज कॉल्ड लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सारा वर्क फ्लो को आपके सैंपल पे जैसे बार कोडिंग होती है, तो जैसे ही सैंपल रिसीव हुआ, सैंपल कहाँ तक पहुंचा, इस सारी चीज़ों को जो है ना वो ट्रैक कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्स। ठीक है, एसओपीज का आप लोगों को आइडिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रॉपर जो है वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि इस काम को आपने इस तरह से करना है। ठीक है, हर जो आपका स्टेप है उसका एक एसओपी होगा। देन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, यानी कि वो टेस्ट जो आउटसाइड ऑफ द लेबोरेटरी परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फार्मेसी पे जाओ, आप ग्लूकोज वहां से करवा सकते हो, आप कैल्शियम चेक करवा सकते हो, तो उसकी भी जो है ना वो सर्टिफिकेशन होती हैं। अगर सिंपली पीओसीटी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक पे सारी चीजें ये मेंशन है, जैसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं पीओसीटी से। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो लेबोरेटरी में प्रॉपर एक क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है, एक फ्लो बनाया जाता है, उसको हम क्यूएमएस कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी का यहाँ तक कोई सवाल वाइवा से रिलेटेड जनरली? मैम ऑटोमेशन के बारे में बताती हूँ, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ओके, ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मैम ये मैम पीओसीटी को एक्सप्लेन कर दें जरा। किस चीज को? पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग अच्छा, सर्टिफिकेशन। ठीक है, ओके। हाँ जी अब्दुल्ला, आप क्या कह रहे थे? कोई और कुछ कह रहा था ना कि बस यही दो सवाल हैं? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ ये जी। ट्राइग्लिसराइड की मेजरमेंट में एक एरर आता है कि एंडोजीनियस ग्लिसरॉल है ना, वो एरर करवा देती है ट्रैक की मेजरमेंट में। तो सिंगल तो दो हाँ, तरह के मेथड होते हैं, सिंगल क्यूवेट मेथड है और डबल क्यूवेट मेथड है। तो हम्म। इनमें डिफरेंस बता दीजिए। ये आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, सिंगल बीम और डबल बीम वाला? मैम ये बुक में लिखा हुआ है, ये जहाँ पे टैग की मेजरमेंट है ना, उसके अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, आई गॉट इट। अच्छा, सो पहले जो है वो आपके
सवाल थे एक तो, अच्छा हाँ, जो ऑटोमेशन के हवाले से है ना, वो एक टर्म ये भी है टीएलए, ठीक है। टीएलए का आप लोगों को पता होना चाहिए, टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन, ठीक है। यानी वही सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो हमने अभी उसमें पढ़ी, कि सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड है, बारकोड है, और सारा वो सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर एक फ्लो के थ्रू हो रहा है। तो टीएलए का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सैंपल प्रिपरेशन, एनालिसिस, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट, और जितना भी डेटा बन रहा है उसको सारे को मैनेज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टीएलए में आ जाती हैं। फिर जो है ना वो आपके इसके अलावा एक एमएलए भी होता है, मॉड्यूलर लेबोरेटरी ऑटोमेशन, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो टीएलए का आप लोगों को सारा पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और ये है कि एक मैनुअल टेस्ट होता है, जिसमें आप सिर्फ जो है वो रिएजेंट्स डाल के और उसका कलर चेंज और इसके अकॉर्डिंग आपको सारा देखते हो, ठीक है। देन आपके पास एक सेमी ऑटोमेटेड आते हैं, अगर आपने अपनी लैब्स में, या अभी आगे पिक्चर भी आएगी, सेमी ऑटोमेटेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाती है उसमें, और ऑटोमेटेड में क्या डिफरेंस है वो आगे सवाल है, वहां पे हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेशन में आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पीओसीटी का आप पूछ रही थी, पीओसीटी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ठीक है। ये वो टेस्ट होते हैं जो कि आप पेशेंट को लैब में नहीं जाना पड़ता, लाइक आप ये के घर पे परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आपके करीब अगर किसी कोई फार्मेसी है, ठीक है, वहां पे भी ये टेस्ट परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो ग्लूकोज का टेस्ट अक्सर लोग जाके लैब में नहीं सैंपल दे के आते, इन केस अगर आपको डायबिटीज हो तो, ठीक है। तो वो सिंपली जाके फार्मेसी से अपने टेस्ट करवा लेते हैं कि मेरे मेरे शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं। तो इस तरह के टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो इसके रैपिड रिजल्ट्स, फटाफट आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर आपके जैसे ग्लूकोमीटर है जो कि घरों में भी होता है, फिर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है घरों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक तो ये कि आपके पास पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जो आप हर वक्त अपने पास रख सकते हो, ठीक है। आपके रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, आपको ज्यादा सैंपल नहीं लेना पड़ता, लाइक वायल में जैसे ज्यादा सैंपल्स लेते हैं वो 3 to 5 ml, ठीक है, उतना आपको नहीं देने पड़ते, आपको थोड़े से ड्रॉप ऑफ ब्लड से आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कोई भी परफॉर्म कर सकता